सो वेलकम टू माय चैनल। तो ये है नेशनल इनकम का पार्ट 2। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सम सॉल्विंग के बारे में, लेकिन उससे पहले हम फार्मूलाज का एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो नेशनल इनकम को हम किससे डिनोट करते हैं? एनएनपी-एफसी से। नेशनल इनकम निकालने के लिए 3 फार्मूलाज या 3 मेथड्स होते हैं, जिसमें आता है आपका वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में आपका जीडीपी एमपी या फिर जीवीए एमपी निकलेगा, ठीक है। फिर एक्सपेंडिचर मेथड में भी आपका जीडीपी एमपी निकलेगा, लेकिन नेशनल इनकम जब आप इनकम मेथड से कैलकुलेट करते हो तो वहाँ पे आपका एनडीपी एफसी निकलता है। एनडीपी एफसी कैसे निकालें? तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में आपको जोड़ना होगा ऑपरेटिंग सरप्लस और उसमें आपको जोड़ना होगा मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में 3 चीज़ें आती हैं, वेजेस एंड सैलरी, कैश में हो सकता है, काइंड में हो सकता है, या फिर दोनों को मिलाकर हो सकता है। फिर आता है पेंशन, फिर आता है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय वाला पोर्शन आपको इग्नोर करना है, ठीक है। अगर मैं कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ तो किस तरह के कंट्रीब्यूशन की बात यहाँ हो रही है? यहाँ पे प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुइटी जैसे चीज़ों की बात हो रही है, जो कि आपको रिटायरमेंट के बाद मिलता है। फिर अदर चीज़ जो मैं बात कर रहा था ऑपरेटिंग सरप्लस के बारे में, तो ऑपरेटिंग सरप्लस में 4 तरह की चीज़ें आती हैं। इसको लर्न करने के लिए बेस्ट वे है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में सोचो, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या आता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। इसके अगेंस्ट में आपको क्या क्या मिलता है? रेंट मिलता है, वेजेस मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है और प्रॉफिट मिलता है। तो ये सारी चीज़ों को जोड़ के आपका ऑपरेटिंग सरप्लस आता है। प्रॉफिट जो है 3 चीज़ों को जोड़कर बनता है, कॉर्पोरेट टैक्स, उसके बाद आपका डिविडेंड जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी आप बोल सकते हो, और रिटेन्ड अर्निंग जो कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी आप बोल सकते हो, ठीक है। जब भी टॉप मोस्ट फिगर्स देंगे तो आपको नीचे वाले फिगर्स को इग्नोर करना है एग्जाम में, तब जाके आपको सम सॉल्व करना है, अदरवाइज डबल एडिशन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं तुम्हारा एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में। एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला याद करने के लिए बेस्ट वे है एग्रीगेट डिमांड का चैप्टर याद करो। एग्रीगेट डिमांड कैसे निकालते हो? C + I + G + X - M। ठीक उसी तरह से एक्सपेंडिचर मेथड में भी आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना है। सी की अगर मैं बात करूं तो ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, या फिर आप इसको प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोल सकते हो, या फिर हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोल सकते हो। आई की अगर मैं बात करूं तो ये होता है आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसको अगर मैं दूसरे नाम से बोलूँ तो ये हो गया आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो है 2 चीज़ों को जोड़कर बनता है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। चेंज इन स्टॉक को इवन आप अनसोल्ड स्टॉक भी बोलते हो, जो स्टॉक आपका बिका नहीं और पड़ा हुआ है। फिर मैं बात करूं अगर जी की, तो जी हो गया आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एक्स माइनस एम की बात करूं तो नेट एक्सपोर्ट्स की बात की जा रही है। एक्स मतलब कि एक्सपोर्ट्स और एम मतलब कि इंपोर्ट्स। अब बात कर लेते हैं वैल्यू एडेड मेथड के बारे में। तो वैल्यू एडेड मेथड जो है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन जब आप यूज करोगे तो आपका जीडीपी एमपी या फिर जीवीए एमपी निकल जाएगा। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। सेल्स जो है फर्दर 2 चीज़ों में डिवाइडेड है, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स, ठीक है। अब मैं इसमें 2-4 पॉइंट्स और हैं जो कि बात कर लेते हैं, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स दिया होगा तो आपको इसको इंटरमीडिएट कंजम्पशन में लेना है, ठीक है। जब भी ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स होगा, ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स मतलब कि जो लंबे समय तक यूज किया जा सकता है, तब आपको इसको इंटरमीडिएट कंजम्पशन में लेस नहीं करना है। या फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या परचेस ऑफ मशीनरी वगैरह, तो फिक्स्ड एसेट्स जनरली लॉन्ग टर्म नेचर के होते हैं, आप इसको लंबे टाइम के लिए यूज करते हो, तो इसको भी आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन में नहीं घटाना है। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आपको घटाना क्या है? जो इनपुट्स आप यूज कर रहे हो, ठीक है, या फिर जो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स है, उन सब चीज़ों को, ड्यूरेबल वाली चीज़ों को और लॉन्ग टर्म वाली चीज़ों को आपको इसमें लेस नहीं करना है, ठीक है। और चेंज इन स्टॉक के बारे में मैंने बोला था कि इसको आप इवन अनसोल्ड स्टॉक भी बोल सकते हो, तो वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होना है। और चेंज इन स्टॉक आपका निकलेगा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ये एक बेसिक सारा फॉर्मूलाज का हो गया, ठीक है। और मैंने बोला था कि जब भी आपको ग्रॉस से नेट जाना है, से जीडीपी है और आपको एनडीपी पे जाना है, तो ग्रॉस से नेट के लिए हमेशा आपको डेप्रीशिएशन लेस करना होगा। डेप्रीशिएशन का दूसरा नाम मैंने बोला था कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट या कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। लेकिन जब भी आपको नेट से ग्रॉस जाना होगा तो आपको डेप्रीशिएशन को ऐड करना होगा। फिर मैंने बोला था कि जब भी आपको डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो वहां पे आपको प्लस करना है NFIA, ठीक है। लेकिन जब भी आपको उल्टा आना है, यानी कि नेशनल से आपको डोमेस्टिक आना है, तब उस केस में आपको NFIA को लेस करना होगा। फिर मैंने लास्ट वाला बोला था FC से, यानी कि फैक्ट्री कॉस्ट या फैक्टर कॉस्ट से जब भी आपको मार्केट प्राइस पे जाना होगा तो वहां पे आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करना होगा। और MP से जब भी आपको FC आना होगा तो आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस करना होगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब क्या? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या क्या आ सकता है? GST आ सकता है या कस्टम्स आ सकता है। ये कौन से टैक्सेस है जिसका बर्डन जो है अल्टीमेट कंज्यूमर पर जाता है? आप जैसे कंज्यूमर्स उसको पे करते हो, आप बिस्किट खरीद रहे हो या मे बी कोई सामान खरीद रहे हो, मोबाइल खरीद रहे हो, इन सब चीज़ों पे जो टैक्सेस आप दे रहे हो ये होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसका बर्डन आपको खुद लेना पड़ता है, आप किसी और पर ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। तो ये कंप्लीट ओवरव्यू फॉर्मूलाज का हो गया। अब जो है हम लोग सम सॉल्विंग की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें मैं नहीं दिखूंगा और सिर्फ एक स्क्रीन आएगा और मैं उस पर सॉल्व। अब जो है ना हम लोग प्राइस इंडेक्स या फिर जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में पढ़ेंगे। प्राइस इंडेक्स आई थिंक न्यू वर्ड नहीं होगा, आपने इसका नाम इवन क्लास 11 में स्टैटिस्टिक्स में सुना होगा, ठीक है। तो प्राइस इंडेक्स निकालने के लिए हम लोग उस टाइम क्या करते थे ना, ऊपर करंट ईयर का फिगर रखते थे
और नीचे बेस ईयर का फिगर रखते थे प्राइस इंडेक्स निकालने के लिए, ठीक है। तो प्राइस इंडेक्स या जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या होगा, ये 2 मार्क्स के लिए मे भी पूछ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में, या मे बी एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। तो पीआई या जीडीपी डिफ्लेटर कैसे निकलता है, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी। ये बेस ईयर होता है, ठीक है, ये बेस ईयर होता है, और ये जो है तुम्हारा करंट ईयर होता है, इंटू 100 करके तुम्हारा प्राइस इंडेक्स या जीडीपी डिफ्लेटर निकल जाएगा। अब हो सकता है क्वेश्चन में तुमको बोले कि जीडीपी डिफ्लेटर निकालो, ठीक है, या फिर क्वेश्चन में हो सकता है तुम्हें पीआई या जीडीपी डिफ्लेटर दे देगा और रियल जीडीपी दे देगा, बोलेगा कि नॉमिनल जीडीपी निकालो, या फिर हो सकता है क्वेश्चन में जीडीपी डिफ्लेटर दे देगा और नॉमिनल जीडीपी दे देगा और बोलेगा रियल जीडीपी निकालो। इसका मैं वैसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, हो सके तो सैम्पल पेपर में या कहीं पे सॉल्व कर लें, ये बहुत ईजी है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इजीली इसका वैल्यू निकाल लोगे। तो बस आपको ये याद रखना कि जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या होता है या प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, नॉमिनल बाई रियल इंटू 100, या फिर करंट ईयर डिवाइडेड बाई बेस ईयर का जो भी फिगर होगा इंटू 100, ठीक है। ये हो गया प्राइस इंडेक्स का। अब हम लोग चलते हैं सम की ओर। एग्जाम में है ना, जो तुमको क्वेश्चन देखने मिलेगा वो 2 तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। एक होगा डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें तुमको बोलेगा नेशनल इनकम निकालो या फिर एनएनपीएफसी निकालने बोलेगा, ठीक है, या फिर बोल देगा एनडीपी एमपी निकालो या एनडीपीएफसी निकालो, या फिर जीडीपी एमपी या जीडीपीएफसी बोल देगा या जीएनपीएफसी बोल देगा। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मेथड आइडेंटिफाई करो, ठीक है, कि कौन से मेथड से नेशनल इनकम निकलेगा। लेकिन नेशनल इनकम डायरेक्टली नहीं निकलता है, क्योंकि मैंने मेथड्स में बताया था कि आपका एक्सपेंडिचर मेथड में और वैल्यू एडेड मेथड में हमेशा जीडीपी एमपी आता है, और नेशनल इनकम अगर आप इनकम मेथड से कैलकुलेट करोगे तो आपका एनडीपीएफसी आता है, ठीक है। फिर इससे यहाँ पे जाना कोई बड़ा बात नहीं है। अब मान लो नेशनल इनकम मांगे या एनडीपी मांगे या जीडीपी मांगे या जीएनपी मांगे, आप बेसिक्स जानते हो, ग्रॉस से नेट कैसे जाना, डोमेस्टिक से नेट, तो उस तरह से आप निकाल सकते हो। तो सबसे पहला क्या करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन में मेथड आइडेंटिफाई करो, फॉर्मूला बैठाओ और आंसर निकालो। ये एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब जाते हैं हम लोग इनडायरेक्ट क्वेश्चन। इनडायरेक्ट क्वेश्चन में क्या होगा ना, मिसिंग फिगर निकालने बोलेगा, ठीक है। मिसिंग फिगर यानी कि क्या मतलब है, जैसे मान लो एडी, ठीक है, एडी बोल लो या एक्सपेंडिचर मेथड का नेशनल इनकम बोल लो, ठीक है, सॉरी, इनकम, हाँ, एक्सपेंडिचर मेथड का नेशनल इनकम बोल लो। तो एडी है, ठीक है, मान लो तुमको एडी का फिगर दे दिया, सी का फिगर दे दिया, आई का फिगर दे दिया, बोला जी निकालो, ठीक है, नेट एक्सपोर्ट्स का भी फिगर दे दिया। तो ये हो गया मिसिंग फिगर वाला क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले तो मेथड आइडेंटिफाई करो कि वैल्यू एडेड मेथड लगेगा कि एक्सपेंडिचर मेथड लगेगा कि तुम्हारा इनकम मेथड लगेगा, ठीक है, ये आइडेंटिफाई हो गया। फिर देखो मेथड से क्या निकलता है, जीडीपी एमपी निकलेगा अगर एक्सपेंडिचर मेथड होगा और वैल्यू एडेड मेथड होगा तो, या फिर इसको जीवीएमपी भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, या फिर अगर नेशनल इनकम होगा तो क्या निकलेगा, एनडीपीएफसी। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में हो सकता है ना तुमको एनएनपीएफसी दे देगा या मे बी एनडीपी दे देगा या जीएनपी दे देगा, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो आपको फर्स्ट क्या करना है ना, क्वेश्चन में जो दिया है उससे ये निकाल लेना है कि मेथड से जो निकलता है, ठीक है। मान लो वैल्यू एडेड मेथड है तो आपको जीडीपी एमपी पहले निकाल लेना है मिसिंग फिगर के लिए, ताकि आप यहाँ पे जैसे पुट कर सको, ठीक है, जीडीपी एमपी का फिगर यहाँ पे पुट कर पाओगे क्योंकि ये एक्सपेंडिचर मेथड है। अगर वैल्यू एडेड मेथड रहता तो भी जीडीपी एमपी यहाँ पे पुट कर पाते, ठीक है। तो आपको पहले जीडीपी एमपी या एनडीपीएफसी निकालना होगा, मेथड पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मेथड आइडेंटिफाई करो, उस मेथड से जो निकलता है जीडीपी एमपी या एनडीपीएफसी वो फाइंड आउट करो, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। अभी क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग की ओर चल रहे हैं और डायरेक्टली मिसिंग फिगर वाला पहले बनाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन कोई भी बना लेता है, मिसिंग फिगर में प्रॉब्लम होता है। ये क्वेश्चन जैसे देख रहे होगा, ये मिसिंग फिगर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। मिसिंग फिगर के क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था, सबसे पहले तो आपको मेथड आइडेंटिफाई करना हो कि कौन से मेथड को आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मिसिंग फिगर ना 2 है, ठीक है, ये दोनों निकालना है, एक है मिक्स्ड इनकम, एक है गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे ना 2 मेथड्स का यूज़ आ जा रहा है, एक इनकम मेथड वाले मेथड्स का यूज़ आ जा रहा है और एक तुम्हारा एक्सपेंडिचर मेथड का यूज़ आ जा रहा है, ठीक है। मतलब कि 2 फॉर्मूला यूज़ करके ये वाला सम बनाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, एनपीएफसी। तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले मेथड आइडेंटिफाई करो, आपने मेथड आइडेंटिफाई कर लिया, इनकम मेथड भी लगेगा, एक्सपेंडिचर मेथड भी लगेगा। इन दोनों में क्या क्या निकलता है, एनडीपीएफसी, ठीक है, और इसमें क्या निकलता है, जीडीपीएमपी, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एनएनपीएफसी। तो एनएनपीएफसी से हम ये निकाल लेंगे पहले, सॉरी, एनएनपीएफसी से हम ये दोनों निकाल लेंगे, एनडीपीएफसी और जीडीपीएमपी। फिर क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो पहला स्टेप मैंने क्या बोला, मेथड आइडेंटिफाई करो। तो मेथड कैसे आइडेंटिफाई हो जा रहा है, ये जो मिसिंग फिगर है उससे आइडेंटिफाई हो जा रहा है, ठीक है, कि मुझे इनकम मेथड यूज़ करना है और एक्सपेंडिचर।
इन दोनों से क्या क्या निकलता है, एनडीपीएफसी निकलता है और जीडीपी। कोई भी क्वेश्चन आएगा मिसिंग फिगर का, मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें यही फ्लो फॉलो करना है। सबसे पहले मेथड आइडेंटिफाई करो, फिर उसमें क्या निकलता है देखो, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एनएनपीएफसी, तो एनएनपीएफसी से एनडीपीएफसी और जीडीपी एनपीएफ हम लोग पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर सम बहुत ईजी है, बहुत ईजिली बनेगा, ठीक है। एनएनपीएफसी दिया है, मुझे कहाँ जाना है, जीडीपी एनपी पे जाना है, और मुझे जाना है एनडीपी एफसी पे, ठीक है। बेसिक्स याद करो, ठीक है। ये नेट है, ये ग्रॉस है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन को हम लोग करेंगे ऐड। डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में खोजो कहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे है। तो प्लस 3000 जो है ऐड हो जाएगा मेरा, और मेरा एनएनपीएफसी दिया हुआ है क्वेश्चन में 71,000। फिर यहाँ नेशनल है, यहाँ डोमेस्टिक है, तो माइनस एनएफआईए करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। एनएफआईए खोजो कहाँ है क्वेश्चन में, ये रहा, ये देखो, ये दो ठो, तो ये नेट आ जा रहा मेरा 1000 रुपये, तो -1000 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में इवन करंट ट्रांसफर भी दिया है, तो हमेशा याद रखना फैक्टर सर्विस के अगेंस्ट में कोई पेमेंट हो रहा है या रिसीव हो रहा है तो वही नेशनल इनकम का पार्ट होता है। करंट ट्रांसफर या ट्रांसफर पेमेंट्स जो होते हैं उसको हम नेशनल इनकम में कभी भी नहीं लेते हैं। तो इस तरह का आइटम क्वेश्चन में कभी भी दिखे तो आपको इग्नोर करना है, ठीक है। चाहे करंट ट्रांसफर टू वर्ल्ड हो या करंट ट्रांसफर फ्रॉम वर्ल्ड हो, तो आपको हमेशा इग्नोर करना है, क्योंकि ये फैक्टर सर्विसेज या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अगेंस्ट में आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये हो गया। फिर देखो यहाँ पे एफ सी है, यहाँ पे एम पी है, तो क्या करोगे आप, प्लस एन आई टी। चलो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस खोजते हैं हम लोग, कहाँ है क्वेश्चन में, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस खोजो 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 खोजो, ठीक है। अगर बेटर रहेगा कि अगर आप वीडियो पॉज करके पहले खुद सॉल्व करके देख लो, देन सॉल्यूशन देखना, ठीक है। अब जो है ये देखो, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, मैंने बोला था इन दोनों को नेट करके जो है हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है आता है, ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, सॉरी, 2000 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस 2000 कर दो, ठीक है। मैं आपको रफ में बता रहा हूँ, एग्जाम में थोड़ा प्रॉपरली शो करना, ठीक है। 71,000 माइनस 1000, 70,000, 73,000, 75,000, ठीक है। मेरा जी डी पी एम पी 75,000 आ गया, ठीक है। एन डी पी एफ सी, ठीक है, यहाँ नेट है, यहाँ पे भी नेट है, यहाँ नेशनल है, यहाँ डोमेस्टिक है, तो एन एफ आई ए को लेस करेंगे। एन एफ आई ए अभी जस्ट मैंने ऊपर निकाला था यहाँ पे, या यहाँ पे देख लो, ठीक है, ये वाली जगह पे, ठीक है। 1000 रुपये आ रहा था, तो माइनस हम 1000 कर देंगे, तो मेरा एन डी पी एफ सी जो है 70,000 आ गया, ठीक है। वर्किंग मान लो किसी को दिखाना होगा, ठीक है, अच्छा से एग्जाम में, तो वो कैसे दिखाएगा, एन डी पी एफ सी इज इक्वल टू एन एन पी एफ सी माइनस एन सॉरी एन एफ आई ए 71 के माइनस 1 के, जो कि हो जाएगा आपका 70 के, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, जी डी पी एम पी को भी अगर मान लो मुझे एग्जाम में ढंग से दिखाना होगा, ठीक है, मैं कैसे दिखाऊंगा, एन एन पी एफ सी प्लस डेप्रीशिएशन माइनस एन एफ आई ए और प्लस एन आई टी, सारे फिगर्स पुट कर दो, तुम्हारा आंसर जो है 75 के ही आएगा, ठीक है। ये चीज़ आप थोड़ा सा वीडियो पॉज करके अपना नोट डाउन कर लो, मैं इसको अब मिटा दूंगा और नेक्स्ट स्टेप में बढ़ूंगा, ठीक है। तो मैं कोने में फिगर लिख लेता हूँ यहाँ पे, 75 के और 70 के, और एन डी पी है ये, और ये जी डी पी है। मैं मिटा रहा हूँ सॉल्यूशन ताकि आगे बढ़ सके, ठीक है। अब चालू करते हैं, ठीक है। मैंने बोला था वो नोट डाउन कर लेना, नोट डाउन कर लिया होगा सबने, ठीक है। अब जो है मैं इनकम मेथड को पहले सॉल्व करके मिक्स्ड इनकम निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो एन डी पी एफ सी इज इक्वल टू कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को मैं सी ई लिख रहा हूँ, ठीक है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को सी लिख रहा हूँ, एग्जाम में मत लिखना, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस को मैं ओ एस लिख रहा हूँ, और तुम्हारा मिक्स्ड इनकम को मैं एम आई लिख रहा हूँ, ठीक है। अब फिगर्स को सिर्फ पुट करना चालू करना है। एन डी पी एफ सी मैंने निकाल लिया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। अब कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ क्वेश्चन में खोजो, ठीक है। ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है, ये रहा। वेजेस एंड सैलरी 15,000 दिया, ठीक है। अब देख लो कि पेंशन है क्या क्वेश्चन में, सोशल कंट्रीब्यूशन बाई तुम्हारा एम्प्लॉयर है कि नहीं क्वेश्चन में। ये 3 फिगर्स खोज लो, ये 3 फिगर्स तो नहीं है, सिर्फ वेजेस एंड सैलरीज है, तो हम लोग वेजेस एंड सैलरीज को डायरेक्टली यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम में ब्रेकअप दिखाना, भले ही फिगर नहीं है लेकिन फॉर्मूला पूरा लिख के दिखाना, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा ऑपरेटिंग सरप्लस, तो ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए मैंने क्या बोला था, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अगेंस्ट में जो भी इनकम होगा उसको हम लेते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस खोजो, ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में एक और चीज़ गौर करना, ठीक है। ये देखो ऑपरेटिंग सरप्लस का इवन ब्रेकअप भी दिया हुआ है, यहाँ पे प्रॉफिट्स दिया हुआ है,
बस प्रॉफिट ही दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, अगर टॉप मोस्ट फिगर्स दिया है तो नीचे के फिगर्स को आपको नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप नीचे के फिगर्स को भी ले लोगे तो फिर डबल एडिशन हो जाएगा और आपका सम रॉन्ग हो जाएगा। डबल एडिशन आपको नहीं करना। टॉप मोस्ट फिगर्स दिए हैं जैसे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है, तो अंदर से वेजेस एंड सैलरीज अगर दिया है या फिर मान लो पेंशन वगैरह अंदर दिया है तो फिर कोई काम का नहीं है। सिमिलरली ऑपरेटिंग सरप्लस का अंदर का फिगर अगर दिया है, जैसे प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, वेजेस हो गया, तो वो सबको आपको इग्नोर करना है अगर ऑपरेटिंग सरप्लस का अमाउंट दे दिया है तो, क्योंकि डबल एडिशन हो जाए। ऑपरेटिंग सरप्लस का अमाउंट मुझे 30 के दिया हुआ है, मैं 30 के ले ले रहा हूँ, ठीक है। और एम आई जो है मुझे फाइंड करना, ठीक है। एम आई यानी कि मिक्सड इनकम, ठीक है। तो मिक्सड इनकम मेरा कितना आ जाएगा इस केस में, 75 के माइनस 45 के, ठीक है। ये आ गया मेरा 30 के। ये हो गया आपका ख़त्म। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में भी एक बार चेक कर लेता हूँ, कुछ छूटा तो नहीं है, नहीं, ओके है, ठीक है। तो ये एक मेथड का सॉल्व हो गया, ठीक है। एक फिगर हम लोग को मिल गया तो 5 मार्क्स तुमको मिल जाएगा अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ तो। फिर जी डी पी एम पी के लिए सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है। अब फिगर्स डालना चालू करते हैं। 70 के जी डी पी एम पी, ठीक है। फिर प्राइवेट कंजम्पशन जो है ये वाला है 40,000। आई खोजो क्वेश्चन में कहाँ है आई, ये देखो मैंने क्या बोला था, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दो चीज़ों को जोड़ के बनता है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। बट मैंने बोला था अगर टॉप मोस्ट फिगर दिया है तो आपको अंदर के फिगर्स को इग्नोर करना है, अदरवाइज डबल एडिशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 के हो गया, ठीक है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मुझे फाइंड आउट करना है। अब नेट एक्सपोर्ट्स देख लेते हैं कहाँ दिया है। नेट एक्सपोर्ट्स देखो यहाँ पे है, ठीक है। तो ये आ गया आपका 5,000, ठीक है। 5,000 लिख लिया, ठीक है। तो जी मेरा कितना आ जाएगा 70 के माइनस 55 के, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 15 के, ठीक है। यार मैंने एक्चुअली ये अल्टी पल्टी कर दिया, ये एनडीपीएससी का फिगर था, ये इसका फिगर था। 70 के है, ये 75 के है, उल्टा लिख दिए। ये सब मेरा हूँ, ये हो गया आपका 25 के और यहाँ 75 के रहेगा, ये 75 के माइनस ये हो जाएगा आपका 20 के, ठीक है। ये 75 के हो जाएगा, एक बार नोट डाउन सारा कर लो, फिर नेक्स्ट टाइम की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मिसिंग फिगर वाला क्वेश्चन हो गया। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, वो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, वो मिसिंग फिगर वाला नहीं होगा। तो दो डायरेक्ट क्वेश्चन से अब हम लोग बना लेना। अब मैं कुछ पॉइंट्स ले रहा हूँ जो क्वेश्चन में आएगा और मे भी आप जो है गलती कर दोगे, ठीक है। मान लो कि क्वेश्चन में आपको डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करते हो, NFIA को ऐड करते हो, ठीक है? तो यहाँ पे NFIA में आप कितना अमाउंट लिखोगे पहले खुद सोचो, ठीक है। इन दोनों केसेस में, इसमें भी सोचो और इसमें भी सोचो। इसमें सोचो और इसमें सोचो, दोनों में कितना कितना अमाउंट होगा NFIA में, ठीक है। अब मैं बताता हूँ। सबसे पहले अगर टू अब्रॉड लिखा है, ठीक है, टू अब्रॉड, तो ये इम्प्लाइड है कि वो नेगेटिव नहीं होगा। तो NFIA में -60 आएगा, ठीक है, इस वाले केस में। लेकिन अगर मैं इस केस की बात करूं, ठीक है, ये इम्प्लाइड है कि माइनस ही होता है नेट फैक्टर पेमेंट टू अब्रॉड, लेकिन यहाँ माइनस अलग से लिखा हुआ है। तो -60 यानी कि +60 आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और फिर आते हैं तुम्हारा नेट एक्सपोर्ट्स में, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट्स याद है AD वाला, यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड वाला जो था, उसमें हम लोग C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम लिखते थे, ठीक है। तो x माइनस एम में नेट एक्सपोर्ट्स पॉजिटिव में दिया है तो बहुत अच्छी बात है, +50 लिखोगे आप, ठीक है। फिर नेक्स्ट केस में देखो -60 लिखा है नेट एक्सपोर्ट्स, तो आपको -60 लिखना होगा, ठीक है। फिर देखो नेट इम्पोर्ट 60 लिखा है, तो ये इम्प्लाइड है कि M वाला फिगर यहाँ पे दिखा है, ठीक है, नेट इम्पोर्ट्स का लिखा है, तो वो -60 होगा। लेकिन फिर देखो नेट इम्पोर्ट्स को माइनस में लिखा है, नेट इम्पोर्ट्स ऑलरेडी माइनस में होता है बट माइनस में लिखा हुआ है, तो आपको माइनस माइनस 2 बार लिखना होगा, यानी कि ये +50 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, एकदम एग्जाम में जो है गड़बड़ होता है, ठीक है। NFIA में भी ये वाला चीज़ ध्यान रखना, ये इम्प्लाइड है, अगर टू अब्रॉड है या नेट इम्पोर्ट्स है तो वो नेगेटिव में ही होता है, बट अगर उसके साथ
अलग से साइन दिया हुआ है नेगेटिव तो आपको फिर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ये बेसिक गलती हो सकता है जिसके चलते क्वेश्चन पूरा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो हम लोग वैल्यू एडेड मेथड देख रहे हैं, ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड में हमेशा आपका क्या निकलता है, जीडीपी एमपी निकलता है या फिर जीवीए एमपी निकलता है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हमेशा आपको हटाना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन को, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए मैंने क्या बोला था, कैसे निकलता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और सेल्स प्लस अनसोल्ड स्टॉक एक ही चीज होता है, ठीक है। अनसोल्ड स्टॉक को चेंज इन स्टॉक भी बोलते हैं। तो इन दोनों का नेट फिगर जो है मेरा 200 आ रहा है, ठीक है। तो मेरा जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है। माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन में मैंने क्या बोला था, इनपुट्स आता है और सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स आता है। तो ये रहा सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, 120 हम लेस कर देंगे, ठीक है। परचेस ऑफ मशीनरी, मैंने क्या बोला था, फिक्स्ड एसेट्स और मशीनरी वगैरह लॉन्ग टर्म नेचर का होता है, लंबे समय तक चलता है, तो आप इसको इंटरमीडिएट कंजम्पशन में नहीं ले सकते, तो आपको इसको इग्नोर करना पड़ेगा। फिर ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स का भी मैंने वही चीज बोला था, ये लंबे समय तक यूज होता है, तो आप इसको इंटरमीडिएट कंजम्पशन में नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो ये भी मेरे लिए बेकार है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडीज, देखो सब्सिडीज फिर दे दिया, मैंने क्या बोला था, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकलता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, तो ये ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड होगा, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। और इवन हम लोगों को नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी काम नहीं है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कब काम आता है हमें, जब हमें एफसी से एमपी पे जाना होता है। बट यहाँ तो क्वेश्चन में बोल ही दिया है कि हमें जीडीपी या एमपी निकालना है। जीडीपी एमपी जब हम निकाल रहे हैं तो एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है, एक्सपेंडिचर मेथड में तो ऑलरेडी जीडीपी एमपी आता है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी मेरा कोई काम का नहीं है, ना सब्सिडीज काम का है, ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स भी काम का नहीं है क्योंकि लॉन्ग टर्म नेचर है, परचेज ऑफ मशीनरी भी काम नहीं है, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स काम है क्योंकि ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन में हम लेंगे, ठीक है। डोमेस्टिक सेल्स भी काम का नहीं है, एक्सपोर्ट्स भी काम का नहीं है क्योंकि सेल्स का फिगर दिया हुआ है, टॉप मोस्ट फिगर दिया है, टॉप मोस्ट फिगर दिया है तो आपको अंदर के फिगर्स को इग्नोर करना है, नहीं तो डबल एडिशन होगा, ठीक है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये किस लिए होता है, डेप्रिसिएशन, ये कहाँ काम आता है, जब हम ग्रॉस से नेट जाते हैं या नेट से ग्रॉस जाते हैं। यहाँ पे तो जरूरत ही नहीं है, जीडीपी एमपी निकालना है और एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी एमपी ही आ रहा है, ठीक है। तो 200 माइनस 120 करके मेरा कितना आ गया, 80 आ गया, ये सम सॉल्व हो गया, ठीक है। अब यही हो सकता है कि कभी क्वेश्चन में क्या करेगा, तुमको मान लो बोल देगा डोमेस्टिक सेल्स फाइंड आउट करो, ठीक है, डोमेस्टिक सेल्स फाइंड आउट करो और तुमको जीडीपी एमपी का वैल्यू दे देगा 80, या मे भी हो सकता है एनएनपीएफसी बोल के 100 दे देगा। तो आपको पहले जीडीपी एमपी निकालना है और फिर फॉर्मूला में सारे फिगर्स पुट कर दो, हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है हम लोग लास्ट सम कर रहे हैं, ठीक है, और ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप मेथड आइडेंटिफाई करो कि यहाँ पे कौन सा मेथड लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से आपको एडी वाला फॉर्मूला याद आ रहा होगा, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम वाला एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। और देखो कौन सा मेथड लग रहा है कि तुमको हो सकता है, देखो ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है, मिक्स्ड इनकम दिया है, पीएफ वगैरह दिया है, वेजेस सैलरी दिया है, तो इनकम मेथड भी आपके दिमाग में आ रहा होगा। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको कौन सा मेथड करना है, ठीक है। अगर मान लो एग्जाम में 2-4 तरह के आइटम्स दे दिए तो आपको एक गोल्डन रूल बना लेना है कि देखो एक्सपेंडिचर मेथड से पॉसिबल नहीं है क्योंकि सी नहीं दिया है, आई नहीं दिया है, एक्स माइनस एम नहीं दिया है, सिर्फ आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बेसिस पे नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इनकम मेथड यूज करना होगा क्योंकि देखो इनकम मेथड्स के आइटम्स ज़्यादा दिए हैं और उससे हम नेशनल इनकम ईजिली कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। सारे आइटम्स दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, इनकम मेथड में क्या निकलता है, एनडीपीएफसी निकलता है और क्वेश्चन में भी एनडीपीएफसी मांगा है, तो बहुत अच्छी बात है। मुझे ना डेप्रिसिएशन का जरूरत पड़ेगा, ना मुझे एनएफआईए का जरूरत पड़ेगा, ना मुझे एफसी से एमपी जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का जरूरत पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इनकम मेथड में एनडीपीएफसी ही आता है और क्वेश्चन में भी वही मांगा है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, उसमें हम क्या जोड़ते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस, और उसमें हम लोग क्या जोड़ते हैं, मिक्स्ड इनकम, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम। इसको कॉपी में ढंग से लिखना, शॉर्टकट एग्जाम में बिल्कुल मत मारना, ठीक है। फिर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में क्या क्या आता है, वेजेस एंड सैलरी, काइंड में भी आता है, कैश में भी आता है, तो इन दोनों फिगर को तो हम लेंगे ही लेंगे। फिर देखो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है पीएफ का, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, अगर एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है तो उसको हमेशा हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। फिर देखो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है तो एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन को हम लेंगे, ठीक है। तो मेरा कितना हो गया, 100 प्लस 200 प्लस तुम्हारा 100, ठीक है। इवन पेंशन को भी लेंगे, ठीक है, पेंशन को भी ले लेंगे हम। फॉर्मूला याद करो, अगर फॉर्मूला याद नहीं आ रहा तो जाके फॉर्मूला को पहले देखो, ठीक है। फिर आता है ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए मैंने क्या बोला था, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर सर्विसेज के अगेंस्ट में जो इनकम मिलता है वो जो है ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है, ठीक है। और अगर टॉप मोस्ट फिगर्स दिया है तो आपको अंदर के फिगर्स को इग्नोर करना है, अदरवाइज डबल एडिशन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस का अमाउंट देखो क्वेश्चन में कहाँ है, ऑपरेटिंग सब ये देखो डायरेक्टली दिया हुआ है, तो अब तो मुझे इग्नोर करना है। रेंट से मुझे कोई मतलब नहीं है, कॉर्पोरेट टैक्स से कोई मतलब नहीं है, डिविडेंड से कोई मतलब नहीं है, इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें इसी के अंदर में आता है, ठीक है, ये सब चीज़ उसके अंदर में आता है। तो मैं 2 बार थोड़ी ऐड करूंगा,
₹1000 ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया, ठीक है। अब देखो मिक्स्ड इनकम, ये देखो मिक्स्ड इनकम भी दिया हुआ है 100, तो ये भी ले लो, ठीक है। मेरा एनडीपीएफसी आ गया 100 + 200 300 350, और ये 1000 1350, और ये हो गया तुम्हारा 1450, ठीक है। एक बार देख लेता हूँ कोई फिगर छूटा तो नहीं है। ये हो गया 100, ये हो गया 200, ये हो गया 300, ठीक है। 50 हो गया पेंशन, यानी कि 300 400 450, हाँ ठीक है। कैलकुलेशन में गलती कर रहा था, 1450 नहीं होगा, 1550 होगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया 100 200 300 400 450 550, और ये तुम्हारा 1000, ठीक है। 1550 हो गया एनडीपीएफसी। तो ये मेरा लास्ट सम था जो मैं नेशनल इनकम में ले रहा हूँ। वैल्यू एडेड मेथड का एक मिसिंग फिगर का क्वेश्चन अपने बुक से बना लेना, और छोड़ के मत जाना कोई भी मेथड को, क्योंकि यहाँ से 10 मार्क तक का क्वेश्चन आपको देखने मिल सकता है लॉन्ग में, ठीक है। तो अब जो है ना हम लोग थोड़ा सा नेशनल इनकम की थ्योरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हो सकता है इससे एमसीक्यू या ट्रू एंड फॉल्स आपको एग्जाम में दिख जाए, ठीक है। तो सबसे पहला आइटम जो है वो है सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। तो सेकंड हैंड गुड्स का सेल एंड परचेज कभी भी आपको नेशनल इनकम में नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि मान लो जब भी रिटेलर या मैन्युफैक्चरर या होलसेलर उसको बेच रहा होगा, ठीक है, ओरिजिनली जब गुड्स को बेच रहा होगा या सर्विस बेच रहा होगा, तो वो ऑलरेडी जो है अपने सेल्स में उसको ले चुका होगा और वो नेशनल इनकम में रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो जब सेकंड हैंड गुड्स बार बार मान लो कोई बेच रहा है या खरीद रहा है, तो उसको बार बार अगर नेशनल इनकम में लेते रहोगे तो वो ओवर एस्टिमेट हो जाएगा, नेशनल इनकम बढ़ चढ़ के बहुत ज़्यादा दिखेगा। तो इसलिए सेकंड हैंड गुड्स को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। फिर आता है कमीशन, ठीक है। कमीशन अगर अर्न कर रहे हो आप सेकंड हैंड गुड्स के सेल पे परचेज पे, ठीक है। मान लो मैं एजेंट हूँ या दलाल हूँ, मैं कार बेचता हूँ खरीदता हूँ, ठीक है, सेकंड हैंड गाड़ी बेच रहा हूँ सबको, और उस पर मुझे कमीशन कुछ मिल रहा है, तो इन दैट केस वो नेशनल इनकम का पार्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो वैल्यू एडिशन कर रहा है इकोनॉमी में, क्योंकि मैं एक फैक्टर सर्विस रेंडर कर रहा हूँ और उसके अगेंस्ट में मुझे इनकम मिल रहा है, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा सेल्फ कंजम्पशन ऑफ गुड्स प्रोवाइडेड, सॉरी सेल्फ कंजम्पशन ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। तो इन दैट केस क्या होगा ना कि अगर मान लो तुम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, तो या तो तुम उसको कंज्यूम कर लोगे या तो तुम उसको बेचोगे, ठीक है। तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि अगर तुम कंज्यूम नहीं करते तो किसी ना किसी को बेचते, ठीक है। तो इसलिए उसको भी हमें नेशनल इनकम में हमेशा लेना होता है। फिर आता है तुम्हारा वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। तो इसको समझने के लिए बेस्ट तरीका है, फॉर्मूला याद है सबको, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। फिर आता है इम्प्यूटेड रेंट। मान लो मैं हाउस को खुद यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं हाउस को यूज़ नहीं करता तो कुछ ना कुछ उसका रेंटल वैल्यू होता, मुझे रेंटल इनकम होता, ठीक है। इसलिए उसको भी हमें नेशनल इनकम में कंसिडर करना होता है। फिर आता है सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। तो सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन को ना हम अपना जो है नेशनल इनकम में नहीं लेते हैं, क्योंकि उसको सर्टेन मतलब उसका वैल्यू जो है ना कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। अगर मान लो कोई बेंचमार्क नहीं है या मान लो कोई मेथड नहीं है तो आप उसको कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिर आता है इनकम मेथड। तो इनकम मेथड में हमेशा याद रखना कि मैंने इवन एक सम में बोला था करंट ट्रांसफर टू वर्ल्ड है या करंट ट्रांसफर फ्रॉम वर्ल्ड है, तो इन सारी चीज़ों को हम नहीं लेते। क्यों नहीं लेते हैं? कि अगर जब तक कोई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर्स ऑफ सर्विस नहीं दे रहा और उसके अगेंस्ट में मैं कोई इनकम नहीं दे रहा हूँ, तो आप उसको नेशनल इनकम में कैसे ले सकते हो? वन साइडेड पेमेंट या यूनिलैटरल पेमेंट को हम नेशनल इनकम में कभी भी नहीं लेते हैं। वन साइडेड मतलब क्या? मैंने कुछ किया नहीं, फोकट में मुझे पैसा मिल रहा है, जैसे स्कॉलरशिप, मुझे ऐसे ही पैसा मिल रहा है, मैं जाके उसके लिए काम नहीं कर रहा हूँ, वो मुझे ऐसे ही पैसे दे रहा है, ठीक है। फिर आ गया पॉकेट एक्सपेंसेस, फिर आ गया गिफ्ट, ठीक है। फाइनेंशियल एड टू डिजास्टर, कोविड-19 आया था तो काफ़ी सारा सरप्लस या काफ़ी सारा सब्सिडीज सरकार ने बांटा, ठीक है, उसमें उसको कुछ मिल नहीं रहा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ट्रांसफर इनकम हो गई। फिर आता है आपका गैम्बलिंग, बेटिंग, ये सारी चीज़ें। तो अगर इलीगल एक्टिविटीज़ से आपको कुछ इनकम हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग नेशनल इनकम में नहीं लेते हैं। फिर आता है ब्लैक मनी, ठीक है। ब्लैक मनी वाला भी हम नेशनल इनकम में नहीं लेते हैं, क्योंकि उसका एस्टिमेट लगाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। इलीगल मनी और ब्लैक मनी दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। इलीगल मनी इलीगल एक्टिविटीज़ से आती हैं और ब्लैक मनी ऐसा मनी होता है जिसपे हम टैक्सेस नहीं भरते हैं, ठीक है। फिर आता है ब्रोकरेज एंड कमीशन ऑन सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स, ठीक है। तो शेयर्स एंड बॉन्ड्स को भी अगर सेल परचेज कर रहे हो ना तो वो भी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो एक हैंड से निकल के सिर्फ दूसरे हैंड में जा रहा है, ठीक है। लेकिन ब्रोकरेज एंड कमीशन जो है एडिशनल इनकम कर रहा है किसी के लिए, ठीक है, एडिशनल इनकम हो रहा है, वैल्यू एडिशन हो रहा है, तो इन दैट केस उसको भी हमको नेशनल इनकम में लेना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला था सेकंड हैंड गुड्स का सेल परचेज में भी अगर कुछ कमीशन कमा रहे हो तो उसको भी नेशनल इनकम में हम लेते हैं, ठीक है। फिर इम्प्यूटेड रेंट हमने ऊपर भी डिस्कस किया। फिर वही आया लॉटरी, ठीक है। लॉटरी में आपने किसी के लिए काम नहीं किया, ठीक है, आप गए, आपकी लॉटरी लग गई, आपको पैसा मिल गया, ठीक है, आपने उसके लिए जाके किसी के लिए काम नहीं किया, ठीक है। तो इसमें वैल्यू एडिशन नहीं होता, कोई सर्विसेज रेंडर नहीं हो रहा है। लॉटरी भी हमेशा नेशनल इनकम में आपको नहीं लेना है। फिर प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, मैंने बोला पहले भी कि अगर आप कंज्यूम नहीं करते तो आप उसको बेचते, ठीक है।
तो इसलिए उसको भी नेशनल इनकम में लेना है। इनकम टैक्स पेड को हम लोग नेशनल इनकम में नहीं लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जो इनकम आपको हो रहा है, कभी घर पे पूछना, जो सैलरी हो रहा है उस सैलरी से टैक्स आपको ऑलरेडी कट जाता है और वो सैलरी इनकम ना ऑलरेडी नेशनल इनकम में जुड़ चुका होता है। तो ये डबल एडिशन हो जाएगा अगर इनकम टैक्स को आप अलग से लोगे तो, ठीक है। फिर आता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में सबसे पहले लिखा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ना, एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड्स को नहीं लेता, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, शेयर्स एंड बॉन्ड में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते नेशनल इनकम में। उसके बाद आता है ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट वही हो गया वन साइडेड यूनिलैटरल पेमेंट्स, जो ट्रांसफर इनकम में भी मैंने बात किया, स्कॉलरशिप हो गया या कोविड-19 में किसी को हेल्प कर दिया, पैसे दे दिए, वो सारी चीज़ें जहाँ पे उसके लिए आपको काम नहीं करना पड़ रहा, फ्री में पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सेकंड हैंड गुड्स का, पहले भी मैंने बोला कि नहीं लेना है। इंटरमीडिएट गुड्स को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, सिर्फ फाइनल एक्सपेंडिचर को कंसिडर करते हैं। कुछ वर्ड्स हैं जो एग्जाम में आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कोई भी मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी को अराइज कर रहा है कि नहीं, वैल्यू एडिशन इकोनॉमी में हो रहा है कि नहीं, सर्विसेज रेंडर हो रहा है कि नहीं, ये 3 वर्ड्स यूज़ करके आप ट्रू फॉल्स या मे बी शॉर्ट क्वेश्चन आया तो आप वहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। अगर मान लो नेशनल इनकम में इंक्लूड करना तो बोलना ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसमें वैल्यू एडिशन हो रहा है, इसमें सर्विसेज रेंडर हो रहा है, इसलिए हम इसको नेशनल इनकम में ले रहे हैं। अगर नेशनल इनकम में नहीं भी ले रहे हो तो बोलो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, वैल्यू एडिशन इकोनॉमी में नहीं कर रहा है, सर्विसेज रेंडर नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग इसको नेशनल इनकम में नहीं ले रहे हैं।